केप वर्दे, कापो वर्दे, क्या नाम है क्या इस देश का? ओह, आ गए आप लोग। नमस्कार दोस्त। यार पिछले हफ्ते जब मैं बरहेन देश की वीडियो बना रहा था, मुझे एक चीज रियलाइज हुई। किसी भी इंडिविजुअल के लिए दुनिया के देश नेट 3 कैटेगरीज में लाइक करते। देखो, पहली कैटेगरी के वो देश हैं जिनके हमें नाम भी पता है और मैप पे भी हम ढूंढ सकते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा हो गया। दूसरी कैटेगरी वो होती है जहां नाम तो हमें पता है पर अगर मैप पे कोई ढूंढने को बोले तो थोड़ा मुश्किल होगा। और तीसरी कैटेगरी सबसे खतरनाक, जहां ना तो देश का नाम सुना है ना उसे मैप में कभी ढूंढ सकते हैं। और मेरे लिए बरहेन वही था। अब यार, इस रियलाइजेशन के बाद मैंने अपने आप से सवाल पूछा, और ऐसे कौन से देश हैं जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना और जो मुझे मैप में भी नहीं पता कहां पर है? होना क्या था, फिर मैं निकल पड़ा इस एडवेंचर पे। उठाया मैंने एटलस दोबारा और ढूंढने शुरू कर दिए ऐसे एक्सक्लूसिव देश जिनका मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। आज जिस कलरफुल देश के बारे में बात कर रहे हैं वो उसी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। हम बात करेंगे केप वर्दे या कापो वर्दे। ये देश अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट में लाई करने वाला एक आइलैंड कंट्री है। वेस्टर्न कोस्ट मतलब इंडिया की ऑपोजिट डायरेक्शन, वहां पर लाई करने वाला ये एक ग्रीन और बहुत सुंदर ट्रॉपिकल देश। आइए समझते हैं केप वर्दे की कहानी। केप वर्दे में आपका स्वागत है। वेस्टर्न अफ्रीका की अफ्रीकन नेशन। अब ये अफ्रीकन नेशन क्या होता है ये मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। केप वर्दे एक 10 आइलैंड्स की चेन। अब आइलैंड्स की चेन या ग्रुप को कहते हैं आर्किपेलागो, ये तो हमें पता है। वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल देश से 400 नॉटिकल माइल दूर मिलते हैं ये 10 रंगीन आइलैंड्स। ये देश हिस्सा है मैक्रोनेशिया रीजन का और इस रीजन में 4 आइलैंड ग्रुप्स हैं। पहला केप वर्दे और फिर कनेरी, मदियरा और एजोरेस। देखिए, बाकी 3 तो अभी भी स्पेन और पोर्चुगल के अंडर है, पर केप वर्दे बन चुका है एक आजाद देश। केप वर्दे के 10 आइलैंड्स एक वी या हॉर्सशू की तरह शेप्ड है। उसके अलावा ये आइलैंड्स डिवाइडेड है बड़े अजीब तरीके से कि अटलांटिक ओशन से आने वाली विंड्स यहाँ किस डायरेक्शन में बहती है। पहले आते हैं बार्लावेंटो आइलैंड, मतलब विंड फेसिंग आइलैंड। ये है सांतो एंटोनियो, साओ विसेंटे, सांता लूसिया, साओ निकोलाओ, साल और बाओ विस्टा। फिर आते हैं सोतावेंटो आइलैंड, मतलब विंड नॉट फेसिंग आइलैंड, मतलब आप समझ गए। ये है मायो, सैंटियागो, फोगो और ब्रावा। केप वर्दे की कैपिटल सिटी है पराया और ये यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड सैंटियागो में बसी हुई है। इनफैक्ट केप वर्दे की 40% पॉपुलेशन सैंटियागो आइलैंड में ही रहती है। अब देखो, ये वेंटो वाला नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स का डिवाइड तो हमने देख लिया, पर ये आइलैंड ईस्ट और वेस्ट में भी डिवाइड होते हैं। यार 10 ही तो आइलैंड है, कितना खेलते हैं लोग। एनीवे ईस्ट के 3 आइलैंड्स हैं ड्राई और डेजर्ट लाइक, और वेस्ट के 7 आइलैंड्स हैं रॉकी और लश ग्रीन। अब ये भेदभाव क्यों? वो इसीलिए क्योंकि चाहे ये आइलैंड्स मेनलैंड अफ्रीका से मीलों दूर है, ईस्ट के बेचारे 3 आइलैंड्स लगातार सामना करते हैं अफ्रीका से आने वाली गर्म विंड्स का। अब देखिए, अफ्रीका नॉर्थ में है सारा डेजर्ट, मतलब गरम। मिड और साउथ अफ्रीका है डेंस फॉरेस्ट, जैसे कॉन्गो, साउथ अफ्रीका वगैरह। अब डेंस फॉरेस्ट मतलब मॉइस्ट और कोल्ड एयर, तो ऊपर गर्म, नीचे मॉइस्ट और कोल्ड। और मॉइस्ट और कोल्ड और गर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं बहुत हॉट ड्राई विंड। अब वो मैथ क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर वो बनाते हैं बहुत हॉट ड्राई विंड, और ये विंड्स बहती हैं केप वर्दे आइलैंड्स की ओर। इन विंड्स को कहते हैं हर्मैटन विंड्स, और इन विंड्स के कारण ये 3 आइलैंड्स बन जाते हैं ड्राई और डेजर्टी। अब वेस्ट वाले 7 आइलैंड्स बच इसलिए जाते हैं क्योंकि एक मेजॉरिटी विंड्स जो हैं वो ये 3 आइलैंड अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, क्योंकि ये वेस्ट वाले आइलैंड्स हैं रॉकी और माउंटेनियस, तो इनके माउंटेन्स ज्यादातर गर्म हवा को डिफ्लेक्ट कर देते। ठीक वैसे जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन्स रशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया घुसने नहीं देते और उन्हें चाइना की ओर डाइवर्ट कर देते हैं। थैंक यू हिमालय। और तीसरा कारण ये है कि अटलांटिक ओशन से आने वाली कोल्ड और मॉइस्ट विंड्स, वो वाली ओशन तो भूल गए, वो इन वेस्टर्न आइलैंड्स को कूल और नरिश रखती है। पर रुकिए, अफ्रीका की अजीब ज्योग्राफी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखिए, इन आइलैंड्स में एक तरफ से आ रही है सहेल और सहारा रीजन से बहुत हॉट और ड्राई विंड, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन से आ रही है कूल और मॉइस्ट विंड्स। अब ये कूल और हॉट विंड यहाँ मिलकर जन्म देती हैं बड़े हरिकेन्स, पर यहाँ सिर्फ इन हरिकेन्स का जन्म होता है। ये धीरे धीरे साइज और मोमेंटम गेन करते हैं और टकराते हैं जाके अमेरिका की ईस्ट कोस्ट। इन फन फैक्ट्स के बाद आइए समझते हैं केप वर्दे की हिस्ट्री को। अरे बाप रे, अभी तक यही हो? चलिए, बढ़िया बात है। आइए लेते हैं क्विक हिस्ट्री लेसन। केप वर्दे है एक लूसोफोन देश। रुको, कौन सा फोन? हाँ बाबा, लूसोफोन देश वो होते हैं जहाँ पोर्चुगीज बोली जाती है। अब ये लूसो का पोर्चुगीज से क्या रिलेशन है, प्लीज वो मत पूछना। अब हुआ ये कि इंडिया की तलाश में निकले पोर्चुगीज को साल 1456 में मिला केप वर्दे। उस समय सेनेगल की पेनिनसुला का नाम था केप वर्ड। अब पोर्चुगीज लोगों ने बहुत दिमाग लगा के, बहुत इनोवेशन और जतन से इन आइलैंड्स का नाम रख दिया केप वर्दे। कुछ भी कह लो, पोर्चुगीज लोग थे बिजनेस में नंबर 1। अब उन्होंने सोचा इन आइलैंड्स को किस काम में लाया जाए, और उन्हें आंसर मिला 2 सोल्यूशन की फॉर्म में। पहला, उन्होंने इस आइलैंड को अपने ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड का एक ट्रांसिट हब बना लिया। अफ्रीका से स्लेव्स को पकड़ा जाता, इन आइलैंड्स पे लाया जाता, सैनिटाइज किया जाता और बेच दिया जाता नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन प्लांटेशन ओनर्स को। दूसरा एप्लीकेशन, इन आइलैंड्स को बनाया गया एक कोल डिपो। जब सारी दुनिया का ट्रेड स्टीम शिप्स पे निर्भर था, उस समय इस जगह पे शिप्स अपना कोल रीलोड करने आया करती थी।
अब साल 1876 में स्लेवरी तो हो गई खत्म, पर केप वर्डे को इंडिपेंडेंस नहीं मिली और ये अभी भी पोर्चुगल के अंडर ही था। अब पोर्चुगीज लोग थे बड़े इंटेलिजेंट, उनको ये रियलाइज हुआ कि यार अगर कब्जा किए हुए देशों को कॉलोनीज बुलाएंगे तो उन्हें कभी भी वापस करना पड़ सकता है। वहीं अगर इन जगहों को मीलों दूर बसे पोर्चुगल का ही हिस्सा डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर ना तो सवाल उठता है जमीन वापस करने का, ना सवाल उठता है इंडिपेंडेंस। तभी साल 1951 में पोर्चुगीज ने केप वर्डे का ऑफिशियल स्टेटस एक कॉलोनी से ओवरसीज प्रोविंस में शिफ्ट कर दिया। साल 1961 तक तो केप वर्डे के लोगों को पोर्चुगीज पासपोर्ट और सिटीजनशिप भी मिलनी शुरू हो गई। पर ये वो साल थे जब केप वर्डे में खूब सूखा पड़ा, साल दर साल बारिश नहीं आई, क्रॉप्स फेल हुई और बहुत से लोग भुखमरी से मर गए। जो लोग बच गए उनमें से भी मैसिव नंबर्स में लोगों ने इन आइलैंड्स को छोड़ के बाकी देशों में जाना शुरू कर दिया। आज हाल ये है कि केप वर्डे की एक्सपैट पॉपुलेशन, मतलब एक देश से बाहर रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन केप वर्डे में रहने वाले लोगों से ज्यादा है। इस वेस्ट अफ्रीकन रीजन में पोर्चुगल की 2 कॉलोनीज थी, पहली थी केप वर्डे, दूसरी थी गिनी बसाओ। अब साल 1956 में लगातार पड़ते सूखे के कारण और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के कारण दोनों देशों में एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट। उस मूवमेंट का नाम था अफ्रीकन पार्टी फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ गिनी एंड केप वर्डे और इस मूवमेंट के फाउंडर थे अमिलकार cabral। पूरी दुनिया में किसी भी कॉलोनाइज कंट्री की हिस्ट्री उठा लो तो आपको रियलाइज होगा कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स सेम पैटर्न से राइज होती हैं। इस पार्टी की पहली डिमांड फ्रीडम नहीं थी, इनकी डिमांड थी सोशल और पॉलिटिकल राइट्स में थोड़ी इक्वालिटी, ताकि इनके लोग गरीबी और भुखमरी से मरना बंद हो। पर क्योंकि इन डिमांड्स को भी पोर्चुगल ने नकार दिया तो ये एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंस मूवमेंट बन गई। खूब लड़ाई झगड़े और मारामारी के बाद 5 जुलाई 1975 को केप वर्दे बना एक आजाद देश। अब इंडिपेंडेंस के टाइम केप वर्दे और गिनी बसाओ मर्ज हुए एक सिंगल फ्लैग और एक सिंगल प्रेसिडेंट के अंडर। ये प्रेसिडेंट थे केप वर्दन लुइस cabral। जी हाँ, अमिलकार cabral, जिनकी उस समय तक असैसिनेशन करके हत्या हो चुकी थी, उन्हीं के भाई थे। 5 साल तो चीजें ठीक ठाक चली, पर साल 1980 में गिनी बसाओ में हुआ एक मिलिट्री coup और उन्होंने अपने केप वर्दन प्रेसिडेंट लुइस cabral को हटा दिया। अब केप वर्दे को आया बहुत गुस्सा और उन्होंने इस देश से ही अलग होने का डिसीजन ले लिया और आज तक केप वर्दे एक इंडिपेंडेंट देश की तरह चल रहा है। आइए अब समझते हैं मॉडर्न डे केप वर्दे को। वेलकम बैक। मॉडर्न केप वर्दे एक सर्विस इकोनॉमी बेस्ड देश। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 6 लाख लोग हैं और केप वर्दे के लोग दुनिया के सबसे सुंदर माने जाते हैं। इनका एथनिक मेकअप ना बहुत ही यूनिक। एक्चुअली यहाँ सदियों के पोर्चुगीज और अफ्रीकन इंटरमिक्सिंग के कारण जन्म हुआ एक यूनिक रेस का। उस रेस का नाम है मेस्तीसो या क्रियोल। यहाँ के सिटीजन्स के फिजिकल फीचर्स इतने खूबसूरत और यूनिक हैं कि बहुत से लोग केप वर्डन्स को द मोस्ट ब्यूटीफुल पीपल इन द वर्ल्ड कंसिडर करते हैं। यहाँ आपको आमतौर पे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी स्किन है डार्क ब्राउन या ब्लैक और उनके बाल है ब्लॉन्ड या गोल्डन और आंखें हैं ब्लू या ग्रीन और ये इनकी अलग अफ्रीकन और यूरोपियन हेरिटेज के मिक्सचर का प्रूफ है। इस आइलैंड पे 80% लोग मेस्तीसो से हैं और इनकी नेटिव लैंग्वेज है क्रियोल। अब क्रियोल को नेशनल लैंग्वेज बनाने की भी कोशिश की गई, पर प्रॉब्लम ये हुई कि 10 के 10 आइलैंड पे अलग अलग डायलेक्ट्स में क्रियोल बोली जाती है और आपस में ये लड़ाई या डिसएग्रीमेंट हो गया कि किसकी क्रियोल को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। इसीलिए ये देश ने पोर्चुगीज को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाया और बना एक लूसोफोन देश। अब समझे, एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण केप वर्दे का एजुकेशन सिस्टम अफ्रीका में बेस्ट है और यहाँ के लोग आमतौर पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश, केप वर्दन क्रियोल, पोर्चुगीज, ब्राजीलियन पोर्चुगीज और काफी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी। पोर्चुगीज, ब्राजीलियन और अफ्रीकन कल्चर्स का मिक्स। केप वर्दे अपने म्यूजिक के लिए भी बहुत फेमस है। नेट केप वर्दे कल्चरली ना तो पूरी तरह अफ्रीकन है ना पूरी तरह पोर्चुगीज, इसीलिए ये देश है क्योंकि यहाँ है हाफ ऑफ अफ्रीका और हाफ ऑफ पोर्चुगीज। अब समझते हैं इंडिया और केप वर्दे के रिश्तों। देखिए, केप वर्दे और इंडिया का रिश्ता आपका क्लास टॉपर के रिश्ते के जैसा है। दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, पर रोज का उठना बैठना नहीं है। पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन के टाइम पे केप वर्दे और गोवा दोनों एक दूसरे से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते थे और दोनों के बीच एक एक्टिव ट्रेड नेटवर्क भी एस्टैब्लिश था। वैसे तो इंडिया केप वर्दे की इंडिपेंडेंस और एग्जिस्टेंस को 1966 से ही रिकॉग्नाइज कर चुका है। दोनों देशों के बीच एक्सचेंज बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। करंटली इंडिया की जो सेनेगल में एम्बेसी है दकार सिटी में, वही केप वर्दे के अफेयर्स भी मैनेज करती है। बट साल 2024 में एक आशा की किरण आई है और दोनों देशों के बीच मिनिस्ट्रियल लेवल इंटरेक्शंस अब बढ़ने शुरू हो गए। होपफुली सून इंडिया की एम्बेसी इनकी कैपिटल सिटी पराया में भी जल्द ही आ जाएगी। चलो, बहुत हुआ ज्ञान, अब हम इस देश को समराइज करते हैं। तो ये थी कहानी केप वर्दे की। आज तो भाई हेवी ज्ञान सेशन हो गया। हमने समझी ढेर सारी नई चीजें। सबसे पहले हमने समझा लूसोफोन देश कौन से होते हैं, उसके बाद हमने समझा केप वर्दे या कापो वर्दे की पूरी कहानी, उसके बाद हमने समझा अफ्रीकन या हाफ अफ्रीकन देश का कॉन्सेप्ट होता क्या है, फिर हमने समझा कापो वर्दे के लोगों की यूनिक रेस और लास्ट में हमने समझे ढेर सारे डिफिकल्ट पोर्चुगीज वर्ड। बस भाई, अब और कितना सीखोगे। मेरे साथ इस सफर पे आने के लिए मेनी थैंक्स। इस चैनल को करो शराफत से सब्सक्राइब और इस वीडियो को करो लाइक, शेयर और कमेंट। अगले हफ्ते हम मिलते हैं तुवालू देश में, जो कि पैसिफिक ओशन में बेस्ड केप वर्दे का ही भाई है। और अगर आपको पिछले हफ्ते की वीडियो जो कि बरहीन देश के बारे में थी उसे समझना है तो वो लिंक अवेलेबल है यहाँ। चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।